अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। सो टुडे हम ऑब्स्टेट्रिक के लेक्चर में प्रेगनेंसी की कॉम्प्लिकेशंस में सबसे पहले हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर्स इन प्रेगनेंसी को देखेंगे। तो इसमें स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि नॉर्मल प्रेगनेंसी के पर्सपेक्टिव में नॉर्मल ब्लड प्रेशर क्या होता है। सो इन प्रेगनेंसी जैसे नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है 120/80, ये या इससे कम नॉर्मल होना चाहिए। सो अगर 140/90 mmHg अगर ब्लड प्रेशर इससे ज़्यादा है तो दैट इज़ हाइपरटेंशन। एंड अगर जो प्रोटीन हमारी यूरिन में पास हो रहा होता है नॉर्मली दैट इज़ 150 मिलीग्राम पर डे, ठीक है, ये नॉन प्रेग्नेंट लोगों में, तो दैट इज़ नॉर्मल। 300 तक अगर 300 मिलीग्राम पर डे यानी 24 आवर्स में अगर इतना प्रोटीन जो है यूरिन में पास हो रहा है इस लिमिट तक, देन दैट्स ओके ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। अगर इससे ज़्यादा है देन इट इज़ लेबल्ड एज प्रोटीन यूरिया। सो हमने इस वैल्यू को पहले देख लिया, ये वैल्यू आपको पता होना चाहिए, और हम आगे भी जब डिस्कस करेंगे तो इन दो वैल्यूज़ का इंपॉर्टेंट रोल है। सो लेट्स क्विकली स्टार्ट। हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर ऑफ प्रेगनेंसी को हमने 4 में क्लासिफाई किया है अकॉर्डिंग टू द क्लिनिकल प्रेजेंटेशन। सबसे पहले नॉन प्रोटीन यूरिक प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन। ये क्या, जैसे कि नाम से हमें पता चल रहा है कि ये प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन, यानी पहले से हाइपरटेंशन नहीं होती, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हाइपरटेंशन हुई होती है। और ये कौन से ट्राइमेस्टर में हुई होती है? सेकेंड ट्राइमेस्टर में। तो इसमें जो दो इंपॉर्टेंट बातें आप लोग को जहन में रखने की जरूरत है, दैट इज सेकेंड ट्राइमेस्टर में होती है ये। मतलब फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ब्लड प्रेशर कभी भी हाई नहीं हुआ, लेकिन सेकंड ट्राइमेस्टर में एक पेशेंट प्रेजेंट कर रहा है कि सेकंड ट्राइमेस्टर में फर्स्ट टाइम ब्लड प्रेशर हाई हुआ है उसका, लेकिन उसको प्रोटीन यूरिया नहीं है, यानी नॉर्मल है उसका जो यूरिन में जो प्रोटीन पास हो रहा होता है, एक्सक्रीट हो रहा होता है, दैट इज नॉर्मल, ठीक है। तो प्रोटीन यूरिया नहीं है, विदाउट प्रोटीन यूरिया। तो ये दो बातें आपने ध्यान में रख ली नहीं है इसमें कि अगर ये दो कंडीशन है, सेकेंड ट्राइमेस्टर में हाइपरटेंशन हो रही है एंड दैट इज नॉट एसोसिएटेड विद प्रोटीन यूरिया, देन दैट इज नॉन प्रोटीन यूरिक प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन। सेकेंड इज क्रॉनिक हाइपरटेंशन। ये ज्यादातर उन पेशेंट्स में हो रहा होता है जिन्हें ऑलरेडी पहले से एसेंशियल हाइपरटेंशन होती है। सो ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हाइपरटेंशन हो रहा होता है एंड इसमें भी जो है प्रोटीन यूरिया नहीं हो रहा था, नॉट एसोसिएटेड विद प्रोटीन यूरिया, ठीक है। अब इन दोनों को हम इनको मैनेज, पहले तो इनका इतना ज़्यादा हार्मफुल इफेक्ट नहीं है फीटस पे या मदर पे, लेकिन हम इसे मॉनिटर करते हैं और इसकी अगर कंट्रोल नहीं हो रहा होता ब्लड प्रेशर, देन हम उसको जो है ओरल हाइपरटेंसिव ड्रग्स दे रहे होते हैं और उस तरीके से कंट्रोल कर रहे होते हैं। सो इसकी मॉनिटरिंग एंड मैनेजमेंट इसी तरह होती है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट आता है प्री एक्लेम्शिया, जिसको हमें अच्छी तरह डिटेल में हम अभी डिस्कस करेंगे और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्री एक्लेम्शिया जो है देन ये फर्दर लीड कर सकता है, एक्लेम्शिया में डेवलप हो सकता है। सो नाउ प्री एक्लेम्शिया एंड एक्लेम्शिया ये बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। सो इनको हमें अच्छी तरह देखना है और अभी हम पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि व्हाट इज प्री एक्लेम्शिया एंड एक्लेम्शिया। ओके, नाउ लेट्स क्विकली सी द डेफिनेशन ऑफ प्री एक्लेम्शिया। मोर देन 140/90 mmHg जो कि हाइपरटेंसिव लेबल कर रहा होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो ब्लड प्रेशर ऑफ मोर देन 140/90 mmHg रिकॉर्डेड एट 2 डिफरेंट ओकेजन्स, यानी 2 डिफरेंट टाइमिंग पे हमने मेजर किया ब्लड प्रेशर एंड वो इससे ज़्यादा आया। एंड वो जो 2 डिफरेंट टाइम है वो एटलीस्ट 4 आवर्स अपार्ट होना चाहिए, ये नहीं कि फौरन आपने 2 रीडिंग लेकर उसको आपने लेबल कर दिया, नहीं, दो एटलीस्ट 4 आवर्स अपार्ट 2 डिफरेंट रीडिंग्स होना चाहिए। और दोनों टाइम पे अगर ब्लड प्रेशर से ज़्यादा आ रहा है और इसके साथ साथ प्रोटीन यूरिया भी है, दैट इज 300 mm पर डे से ज़्यादा प्रोटीन जो है यूरिन में पास हो रहा है एंड तो इसको हम प्री एक्लेम्शिया कहेंगे। और ये यूजुअली जो है आफ्टर 20th वीक ऑफ प्रेगनेंसी के बाद हमें मिल रहा होता है एंड ये अगर कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं डेवलप हुई तो ये डिलीवरी के 6 वीक के बाद तक ये नॉर्मली रिजॉल्व हो जाता है इफ नॉट कॉम्प्लिकेटेड। सो दिस इज प्री एक्लेम्शिया। अब एक्लेम्शिया, अभी हम इसको आगे फर्दर डिटेल देखते हैं। अब एक्लेम्शिया क्या होता है? एक्लेम्शिया इज प्री एक्लेम्शिया। अगर हमें प्री एक्लेम्शिया में
फिट्स और कन्वर्जन्स भी पेशेंट में मिल रहे हैं। पेशेंट कंप्लेन कर रहा है कि हाँ उसे फिट्स या कन्वर्जन हुए हैं और उसे ये सारी चीज़ें यानी उसका ब्लड प्रेशर भी इससे ज़्यादा है एंड उसमें जो है प्रोटीन यूरिया भी है डेवलप हुआ और ये सारी फाइंडिंग्स मिल रही हैं विद फिट्स एंड कन्वर्जन्स। और तो जो है हम उसे कहेंगे एक्लेम्शिया। अच्छा, एक्लेम्शिया में अगर हम फिट्स एंड कन्वर्जन्स का कह रहे हैं तो हमें ये पहले रूल आउट करना होगा कि कहीं एपिलेप्सी की वजह से तो नहीं पड़ रहे उसे फिट्स या कन्वर्जन, या कोई और कॉज तो नहीं है। तो बाकी सारी कॉजेज को रूल आउट करने के बाद भी अगर हमें उनमें से कोई कॉज नहीं मिल रही और फिर भी पेशेंट में फिट्स और कन्वर्जन्स हैं विद ऑल दीज थिंग्स देन दैट इज एक्लेम्शिया। ठीक है, तो हमने इन चारों को देख लिया कि ये है क्या। अच्छा, तो अब हम प्री एक्लेम्शिया को मजीद देखते हैं। तो रिस्क फैक्टर्स क्या होते हैं? तो रिस्क फैक्टर्स बड़े सिंपल से हैं, अगर आप सोचेंगे तो आपको समझ में आएगा, बिल्कुल कॉमन सेंस की बात है। एक तो फैमिली हिस्ट्री, अगर पेशेंट में फैमिली हिस्ट्री है हाइपरटेंशन की, उनमें जो है रिस्क फैक्टर है कि हाँ उन्हें हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर प्रेगनेंसी में डेवलप हो सकते हैं। अदर देन दैट, अगर एज पेशेंट की इज मोर देन 35 से 40, जितनी ज़्यादा एज होती है कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाती हैं। अगेन एज, एंड इसके अलावा हम देखते हैं अगर ओबीज वुमेन है उसमें चांसेस होते हैं, जैसे अगर बीएमआई वुमेन का इज मोर देन 30 तो उनमें चांसेस होगा। तो ये सारे फैक्टर्स हैं, ओबेसिटी, एज, फैमिली हिस्ट्री। इसके अलावा नली पैरस वुमेन, उनमें भी ज़्यादा चांस होते हैं, दे आर एट रिस्क। मल्टी पैरस होते हैं जिनमें मोर देन 5 उनके अगर बच्चे हैं, उसमें भी ज़्यादा चांसेस होते हैं। इसके अलावा अगर पहले से असेंशियल हाइपरटेंशन है, ठीक है, असेंशियल हाइपरटेंशन है ऑलरेडी, तो उसमें भी चांसेस हैं कि हाइपरटेंशन डेवलप हो प्रेगनेंसी के दरमियान। या कोई और क्रॉनिक डिजीज है, डायबिटीज या एनी अदर रीनल डिजीज, तो इन सारी कंडीशन में ये पेशेंट जो है एक रिस्क पे होता है कि उसे प्रेगनेंसी में हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर्स डेवलप हो सकते हैं।